दोस्तों सोचिए, जब आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो बैंक उन पैसों का करती क्या है? क्या उसे लॉकर में बंद करके रखती है? अगर बैंक पैसों को लॉकर में बंद करके रखती तो ये बैंक आपको इंटरेस्ट देने के लिए पैसे कहाँ से लाती? तो सवाल आता है, आखिरकार बैंक काम कैसे करती है? इसको समझने के लिए हमें समझना होगा बैंक के बेसिक कॉन्सेप्ट को। सोचिए, अगर आपका पैसा बैंक तिजोरी में बंद करके रखती तो क्या होता? तो क्या बैंक आपको इंटरेस्ट दे पाती? और क्या बैंक अपने सारे एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाती? तो इसका जवाब है नहीं। अगर बैंक प्रॉफिट नहीं बनाती तो बैंक रन क्यों करती? तो बैंक काम कैसे करती है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप बैंक के पास अपने 100 रुपये जमा करते हैं। बैंक आपसे यह पैसा लेकर आपको 4% इंटरेस्ट देने का वादा करती है। इसका मतलब है बैंक 1 साल बाद आपको 104 रुपये वापस देगी। लेकिन यह पैसा बैंक के पास सिर्फ पड़ा नहीं रहता, बैंक यह पैसा किसी और को लोन के रूप में देती है। मान लीजिए बैंक यह 100 रुपये किसी व्यक्ति को 10% इंटरेस्ट पर लोन देती है ताकि वह अपना बिजनेस शुरू कर सके। 1 साल बाद उस व्यक्ति को बैंक को 110 रुपये वापस करने पड़ेंगे। अब देखिए, बैंक ने आपसे पैसा लिया और आपको 4 रुपये इंटरेस्ट दिया और दूसरी तरफ से 10 रुपये इंटरेस्ट कमा लिया। इस तरह से बैंक ने 6 रुपये का प्रॉफिट बनाया। या जो डिफरेंस होता है यही बैंक का मुनाफा होता है। तो बेसिकली बैंक का बेसिक कॉन्सेप्ट इसी बेस पर काम करता है। लेकिन दोस्तों, अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या बैंक सिर्फ लोन के थ्रू ही पैसे कमाती है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बैंक के पास और भी कई सारे तरीके होते हैं पैसे कमाने के। तो चलिए इन तरीकों को आसान भाषा में समझते हैं। तो इसमें पहला तरीका आता है फीस और चार्जेस का। जैसे कि अगर आप एटीएम या क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं या फिर चेकबुक मंगवाते हैं तो बैंक आपसे कुछ चार्ज लेती है। इसके अलावा अगर आपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो बैंक उस पर भी पेनाल्टी लगाती है। ये सभी छोटी छोटी रकम मिलकर बैंक की बड़ी कमाई का हिस्सा बनती हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक एसबीआई ने ही केवल इन तरीकों से करोड़ों की कमाई की। दूसरा कमाई का जरिया होता है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, बैंक आपके पैसों को सिर्फ तिजोरी में बंद करके नहीं रखती, बल्कि इन्हें शेयर, सरकारी बॉन्ड्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती है। इससे बैंकों को डिविडेंड्स और ब्याज के रूप में इनकम होती है। इन तरीकों के अलावा बैंक विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग, एडवाइजरी सर्विस और वित्तीय सेवाओं जैसे कि बैंक बीमा, म्यूचुअल फंड्स जैसी सेवाएं बेचकर भी पैसे कमाती हैं। और इन सब के अलावा भी बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर सेवाएं भी प्रदान करती हैं, जहां वे अपने कीमती सामान को सुरक्षित रख सकते हैं। इन लॉकरों का किराया भी बैंक की आय का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। तो दोस्तों, ये थे बैंक के पैसे कमाने के तरीके। इस तरह बैंक सिर्फ लोन से ही नहीं बल्कि और भी कई सारे तरीकों से अपनी आमदनी बढ़ाती है। एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में एसबीआई ने ही केवल 50,232 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। लेकिन दोस्तों, प्रॉफिट का नाम सुनते ही अब आप लोगों के दिमाग में आ रही होंगी कई सारी बातें, जैसे कि क्या बैंक जितना चाहे उतना इंटरेस्ट अपने ग्राहकों पर लगा सकती है? और क्या बैंक अपने पैसों को जहां चाहे वहां निवेश कर सकती है? और क्या बैंक जो चाहे, जैसा चाहे वैसा नियम बनाकर जितना चाहे उतना पैसा अपने ग्राहकों से कमा सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैंकों का बैंक कहे जाने वाला सेंट्रल बैंक। हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। अपने देश इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के रेपो रेट के बेस पर ही ज़्यादातर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट फिक्स करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रेपो रेट वह रेट होता है जिसमें आरबीआई दूसरे बैंकों को लोन देती है। जब आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाती या घटाती है तो बैंक भी अपने लोन की ब्याज दरों को उसी के अनुसार घटाते या बढ़ाते हैं। लेकिन बैंकों के इंटरेस्ट रेट सिर्फ रेपो रेट पर ही नहीं डिपेंड करते, बल्कि इसमें कई और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, मार्केट कंडीशन हो गया, कॉस्ट ऑफ फंड्स, क्रेडिट रिस्क और गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करते हैं। इन सब के आधार पर बैंक डिसाइड करते हैं कि लोन और डिपॉजिट पर कितना % इंटरेस्ट देना है। इसके अलावा आरबीआई बैंकों के लिए कई सारे नियम कानून बनाती है जिसे सभी बैंकों को मानना होता है। इसमें पहला महत्वपूर्ण नियम है कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR का। यह नियम कहता है कि हर बैंक को अपने कुल जमा का 4.5% हिस्सा रिजर्व बैंक के पास नकद के रूप में जमा करना होगा। यानी अगर बैंक के पास कुल 100 रुपये जमा है तो उसे 4.5 रुपये रिजर्व बैंक के पास जमा करने पड़ेंगे। इसका मकसद है कि बैंक के पास हमेशा कुछ नकद पैसा रहेगा जिससे इमरजेंसी में ग्राहकों को पैसे वापस करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद दूसरा नियम आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR का।
आरबीआई के इस नियम के तहत बैंकों को अपने कुल जमा का 18% हिस्सा सरकारी बॉन्ड या सिक्योरिटीज में निवेश करना होता है। मतलब अगर बैंक के पास कुल 100 रुपये जमा है तो उसे 18 रुपये सरकार की सिक्योरिटी में निवेश करने होंगे। यह भी एक सुरक्षा कवच की तरह है, जिससे बैंक का पैसा सुरक्षित निवेश में रहता है और जोखिम कम होता है। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण नियम है जो समाज की सेवा के लिए है, प्रायोरिटी सेक्टर लीडिंग PSL का। आरबीआई के इस नियम के मुताबिक बैंकों को अपने कुल कर्ज का 40% हिस्सा समाज के उन क्षेत्रों में देना होता है जो प्राथमिकता में आते हैं, जैसे कृषि हो गया, छोटे उद्योग हो गए, शिक्षा और सस्ती हाउसिंग। इसका मकसद है कि बैंक सिर्फ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को ही कर्ज ना दे बल्कि समाज के हित में भी योगदान करे। इसके बाद चौथा नियम आता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR का। आरबीआई इस नियम के तहत यह सुनिश्चित करती है कि बैंक के पास अपने जोखिम को कवर करने के लिए पर्याप्त पूंजी हो। आरबीआई के अनुसार बैंकों को अपने जोखिम भारित संपत्तियों के अनुपात में कम से कम 9 से 12% पूंजी रखना जरूरी होता है। यानी अगर बैंक ने 100 रुपये का जोखिम उठाया है तो उसके पास 9 रुपये की पूंजी होनी चाहिए ताकि वह किसी भी नुकसान को आसानी से सह सके। इसके बाद पांचवा इम्पोर्टेंट रूल आता है नेट NPA रेशियो का। इस नियम के मुताबिक आरबीआई यह सुनिश्चित करता है कि बैंकों के खराब लोन यानी NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का परसेंटेज कम से कम हो। बैंकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनका नेट NPA रेशियो 2 से 3% से ज़्यादा ना हो। अगर यह बढ़ता है तो बैंक की वित्तीय स्थिति कमज़ोर हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे आरबीआई के कुछ महत्वपूर्ण नियम जो बैंकों को सही दिशा में काम करने के लिए गाइड करते हैं और सभी बैंकों को इन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे बैंक का बिजनेस आइडिया तो काफ़ी आसान और बढ़िया है। तो बता दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत सारे रिस्क और चैलेंजेस भी होते हैं जो हर बैंक को झेलने पड़ते हैं। कुछ बड़े रिस्क की बात करें तो इसमें पहला रिस्क आता है क्रेडिट का। इमेजिन करें एक बैंक ने किसी आदमी को 1 लाख रुपए का लोन दिया, लेकिन वह आदमी उस लोन को वापस नहीं कर पाता या उसकी बिजनेस फेल हो जाती है। ऐसे में ये लोन बैंक के लिए एक बैड लोन बन जाता है, जिससे बैंक को भारी नुकसान होता है। यही है क्रेडिट रिस्क, जो बैंकों के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। इसके बाद बैंकों के लिए दूसरा बड़ा रिस्क होता है मार्केट रिस्क। सोचिए, बैंक ने अपने फंड का एक हिस्सा स्टॉक मार्केट या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है। अगर मार्केट क्रैश कर जाए या इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएं, तो बैंकों के इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिर जाती है। इससे बैंक को नुकसान हो सकता है। यही है मार्केट रिस्क, जिसमें मार्केट के फ्लक्चुएशन से बैंकों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके बाद बैंकों के लिए तीसरा बड़ा रिस्क होता है ऑपरेशनल रिस्क। दोस्तों, समझिए एक दिन बैंक का सर्वर डाउन हो जाता है या कोई साइबर अटैक हो जाता है। इससे न सिर्फ बैंक की सर्विस रुक जाती है बल्कि लोगों का भरोसा भी टूट जाता है, जिसका असर बैंकों के ऑपरेशन पर पड़ता है। इसी को कहते हैं ऑपरेशनल रिस्क। इसके बाद बैंकों के लिए चौथा बड़ा रिस्क होता है लिक्विडिटी रिस्क। दोस्तों, सोचिए बैंक के पास जितनी कैश होनी चाहिए वो नहीं है, और एक दिन अगर ज़्यादा लोग अपने पैसा निकालना चाहें तो ऐसे में बैंक कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पाएगा। इससे बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ खतरे में आ सकती है। इस सिचुएशन को कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। इसके बाद बैंकों के लिए पांचवा बड़ा रिस्क होता है रेगुलेटरी रिस्क। दोस्तों, अगर आरबीआई या किसी और रेगुलेटरी बॉडी ने नए रेगुलेशंस लॉन्च किए और बैंक उन्हें सही समय पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, तो इससे बैंक को पेनाल्टीज का सामना करना पड़ता है और कभी कभी लाइसेंस भी बैंकों के कैंसिल हो सकते हैं। इसीलिए बैंकों को हमेशा नए रूल्स के साथ अपडेटेड रहना पड़ता है। इसके बाद आखिरी और छठवां सबसे बड़ा रिस्क आता है कंपटीशन रिस्क। दोस्तों, जैसे जैसे नए फिनटेक स्टार्टअप्स और डिजिटल पेमेंट्स के प्लेयर मार्केट में आ रहे हैं, तो इससे बैंकों के लिए कंपटीशन भी बढ़ जाता है। अगर बैंक अपनी सर्विस को इनोवेटिव और कस्टमर फ्रेंडली ना बनाए तो कस्टमर किसी और को चुन लेंगे। यही है कंपटीशन रिस्क, जिसमें बैंकों को अपनी मार्केट पोजीशन बनाए रखने के लिए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, आज के दौर में बैंकों को अपनी सर्विस को स्मूथली चलाने के लिए इन सभी रिस्क को मैनेज करना ही पड़ता है। दोस्तों, अब आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि बैंक का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, बैंक किन किन तरीकों से पैसे कमाते हैं, किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और साथ ही बैंकों को किन किन रिस्क का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बैंक हमारी इकोनॉमी की रीढ़ होते हैं। ये ना सिर्फ जॉब्स क्रिएट करते हैं बल्कि बिजनेसेस को बढ़ाने में भी बहुत मदद करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये हमारी पूरी इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं। अगर आपको जानना है कि बैंक ऐसा कैसे करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।